ऑल राइट, ये ऐप है, इसमें जो है तनुज को दे दीजिए, देखते रहें। चेहरे नहीं छोड़ दीजिए, चेहरे नहीं छोड़ दीजिए। ऑल राइट, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप सबका स्वागत है और एक्सक्लूसिवली आज की क्लास सिर्फ ऐप पर ही चल रही है, यूट्यूब पर नहीं चल रही है ना। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन अब उन्हें पेड कोर्स लेना पड़ेगा अगर इस कोर्स को आगे पढ़ना है तो आज हम कंप्लीट इंग्लिश कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में हैं। 4 महीने अगर आपने सिंसियरली इस पे काम किया तो आप इंग्लिश में बहुत ही कॉन्फिडेंटली पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, किसी भी एग्ज़ाम को आप बड़े आसानी से एस कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं इंग्लिश किसी को। तो सिंसियरली पढ़ने की ज़रूरत है। जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि इस कोर्स को आप पढ़िए रिस्पॉन्सिबली। जो भी पढ़ रहे हैं वो पूरा पूरा आना चाहिए आपको। जितनी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी है उसको आप पक्का करिए। वो कैसे होगा पक्का? जब आप घर पे बार बार रिवाइज करेंगे। दूसरा, साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो करना है, इम्पोर्टेंट काम ये है कि रीडिंग और लिसनिंग को वक्त देना है, क्योंकि भाषा आप भाषा के माहौल में रहने से ही सीखते हैं। तो इंग्लिश के माहौल में रहने से इंग्लिश आएगी। हिंदी छोड़ना है आपको, जो कुछ भी पढ़ना सुनना है वो सब इंग्लिश में पढ़ना सुनना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। विपिन कुमार गुड आफ्टरनून, दीपक कुमार वर्मा जय हिंद, सोनू ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि भाई इंग्लिश इज ऑल अबाउट दीज 5 थिंग्स। इंग्लिश सिर्फ 5 चीज़ों से बन के मिल के बना हुआ है। क्या क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल है। इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन काम करता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंट। वर्ब कंपोनेंट के 120 फॉर्म बनते कैसे हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के मिलने से बनते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरंट। कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन काम करता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंट और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज और पार्टिसिपल। एडवर्बियल के रूप में कौन काम करता है? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ये हैं सिर्फ 5 ही चीज़ें हैं इंग्लिश में जिन्हें पढ़ना है, जिनका उस्ताद बनना है। पूरी इंग्लिश जो है इन्हीं के भीतर है, इन 5 चीज़ों के भीतर है। इंग्लिश में जब भी कुछ बोलते लिखते हैं हम तो 2 चीज़ ज़रूर शामिल होता है उसमें, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और जो चीज़ें स्क्रीन पे लिखी हुई हैं उनके बाहर इंग्लिश नहीं है, पूरा इंग्लिश इसी में समाया हुआ है। तो पूरे इंग्लिश का उस्ताद बनने के लिए इन 5 चीज़ों का उस्ताद बनना है। अब ये चीज़ें क्या हैं? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंट क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रीपोजिशन फ्रेज, पार्टिसिपल क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज क्या है?
इन चीज़ों को जानने समझने के लिए हमने इंग्लिश को डिसअसेंबल करना शुरू किया। अगर किसी मशीन का उस्ताद बनना हो आपको, तो उस मशीन को खोलना पड़ता है एक एक पुर्जे में, हर पुर्जे का समझना पड़ता है। पूरे एक एक पुर्जा खोल दीजिए मशीन का, फिर हर पुर्जे को जानिए क्या है, क्या काम करता है। जब सारे पुर्जों को, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स या पार्ट्स को जान समझ लिए, तब उनको आप असेंबल कर दीजिए, जोड़ के मशीन बना दीजिए। तो जब मशीन को खोलना आप टुकड़ों में, पार्ट्स में, और फिर उन्हें समझ करके, उनका काम जान करके फिर जोड़ना, असेंबल करना, ये जो प्रक्रिया है, इससे आप उस्ताद बन जाते हैं, उस मशीन की पूरी समझ हो जाती है आपको। तो हमने इंग्लिश को खोलना जब शुरू किया, तो हमने देखा कि इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं ना, इंग्लिश के अलग अलग लेवल्स हैं। इंग्लिश का एक लेवल है सेंटेंस, इंग्लिश का एक लेवल है क्लॉज, इंग्लिश का एक लेवल है फ्रेज, इंग्लिश का एक लेवल है वर्ड। तो ये इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स हैं। इंग्लिश अलग अलग लेवल्स पे पाई जाती है, वर्ड के लेवल पे, फ्रेज के लेवल पे, क्लॉज के लेवल पे और सेंटेंस के लेवल पे। हमने वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान कर ली है। और यही नहीं, हम ये भी पहचान लिए हैं कि वर्ड्स 70,000 हैं पूरे, जो कि अलग अलग 9 तरह के होते हैं। ये कौन से हैं? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये अलग अलग तरह के हैं, 9 तरह के। इन एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में हमने गिना 39,000 नाउन्स थे, 17,000 एडजेक्टिव्स थे, 12,500 वर्ब्स थे, 3,500 एडवर्ब्स थे, प्रोनाउन 60 थे, डिटर्मिनर 60 थे, प्रपोजिशन 80 थे, कंजंक्शन 30 थे, इंटरजेक्शन 30 थे। फिर हमने देखा कि फ्रेजेस अलग अलग तरह के हैं। फ्रेजेस 3+1, 4 तरह के फ्रेजेस हैं। कौन कौन से? नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्लस प्रीपोजिशन फ्रेज है। काम ये किसका करता है? एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। तो हमने फ्रेजेस भी पढ़ लिए हैं और पहचान सकते हैं हम कि कौन नाउन फ्रेज है, कौन एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज कौन है, कहाँ एडजेक्टिव का, कहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। फिर हमने किसके बारे में देखा? क्लॉज के बारे में देखा कि क्लॉज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहचान क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज की? सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। हमने कंजंक्शन पढ़ा था, 2 तरह के कंजंक्शन। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरुआत होती है किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज की एक ये भी बात है कि ये पक्का किसी न किसी का काम करता है।
या तो नाउन का काम करता है, नहीं तो एडजेक्टिव का काम करता है, नहीं तो एडवर्ब का काम करता है। नाउन का काम करे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करे एडवर्ब क्लॉज। जबकि मेन क्लॉज जो होता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब किसी का काम नहीं करता, ये खुद एक सेंटेंस जैसा होता है। सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या होता है ना कि एक ही क्लॉज होता है, जबकि मल्टीपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज होगा, और कौन सा क्लॉज होगा सिंपल सेंटेंस में? मेन क्लॉज होगा। क्यों? हर सेंटेंस के भीतर कम से कम एक मेन क्लॉज होता है, हर सेंटेंस के भीतर कम से कम एक मेन क्लॉज होता है। अब सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लॉज है, तो बाकी जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ मेन क्लॉज एक होगा, क्योंकि मेन क्लॉज आना जरूरी है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है, जबकि मल्टीपल सेंटेंस में एक मेन क्लॉज के अलावा और भी मेन क्लॉज हो सकते हैं, या कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। अब अगर केवल मेन क्लॉज आता है तो ऐसा सेंटेंस जो है ना कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और अगर मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई आ जाए तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, है ना। सो अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, इसी को पक्का करना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है और इसको पक्का करना है। ओके, संजू पाल गुड आफ्टरनून, भास्कर गुड आफ्टरनून, विवेक सर मैंने कल एसएससी सीजीएल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ, ये कि मेरे ईमेल आईडी पर ना कोई मैसेज आया ना ही नंबर, मैं क्या क्यों, प्लीज़ सजेस्ट मी। ऐसा तो नहीं है, आना चाहिए था, मैं 2 दिन से परेशान हूँ। पिकनिक शर्मा गुड आफ्टरनून, केशव ठाकुर गुड आफ्टरनून। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। A train that directly goes to दिल्ली, एक ट्रेन जो सीधे डायरेक्टली दिल्ली जाती है। कहा जाए इंग्लिश का कौन सा लेवल है? तो ये है नाउन फ्रेज। कैसे पता चला नाउन फ्रेज है? क्योंकि इसमें जो बात की जा रही है ना जिस चीज़ की, वो क्या है? वो है ट्रेन, जिसकी बात की जा रही है, जो कि नाउन है। अब अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। ये है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के पहले आके उसको डिटर्मिन करना। जो सब्जेक्ट है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी होता है दैट, जो जाती है गोज, ये वर्ब है। कहाँ? टू दिल्ली, ये एडवर्बियल है। सीधे, डायरेक्टली, ये भी एडवर्बियल है। किस ढंग से? तो सीधे। तो देखिए ये जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल के पूरे फ्रेम का है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल के पूरे फ्रेम का कोई चीज़ होता है ना, तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं। तो ये यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक्चुअली एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
सबोर्डिनेट क्लॉज किसी ना किसी का काम करता है, नाउन का नहीं तो एडजेक्टिव का नहीं तो एडवर्ब का। तो एक्चुअली नाउन के बारे में चूंकि चर्चा कर रहा है ये, इसका मतलब ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज। तो एक नाउन फ्रेज है पूरा, और इस नाउन फ्रेज में मेन वर्ड नाउन है ट्रेन, उसके लिए डिटर्मिनर आया है ए, और इस नाउन की चर्चा के लिए दैट डायरेक्टली गोज टू दिल्ली, जो सीधे जाती है दिल्ली, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव का काम करने वाला एडजेक्टिव क्लॉज आया जो नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इस तरह से आपको पहचान करना पड़ेगा। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। एज आई डांस, जैसा मैं नाचता हूँ। वह नाच रही है जैसा मैं नाचता हूँ। देखिए शी सब्जेक्ट है, इज डांसिंग नाच रही है वर्ब है। किस ढंग से नाच रही है? एज जैसा मैं नाचता हूँ, ये एडवर्बियल है। लेकिन इसके भीतर जो है आप देखेंगे मैं सब्जेक्ट नाचता हूँ वर्ब एज जिस तरीके से एडवर्बियल प्लस ये सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। तो वास्तव में ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सबोर्डिनेट क्लॉज भी है, और ये सबोर्डिनेट क्लॉज किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि डांस के बारे में बता रहा है कि नाचते थे किस ढंग से। एडवर्ब का काम कर रहा है इसलिए एडवर्ब क्लॉज है। तो यहां से यहां तक एक मेन क्लॉज था, यहां से यहां तक पूरा एक मेन क्लॉज था। और यहाँ से यहाँ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है जो रेड वाला है। तो बताइए कि ये क्या है फिर पूरा? अगर पूरा कहा जाए तो ये क्या है? तो ये एक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? मल्टीपल सेंटेंस है, मल्टीपल सेंटेंस है। मल्टीपल सेंटेंस में कैसा सेंटेंस है? इसमें मेन क्लॉज है प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना? She is ready, but her parents are against it. कहा जाए कि ये क्या है, बताइए। शी क्या है? सब्जेक्ट है। इज वर्ब है, वह है रेडी तैयार, कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद तो कॉम्प्लीमेंट ही आता है। शी इज रेडी। हर पेरेंट्स उसके माता पिता, ये सब्जेक्ट है। आर हैं वर्ब, अगेंस्ट इट इसके खिलाफ, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे
कि ये एक मेन क्लॉज है, और ये भी एक मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और दोनों जुड़े किससे हैं? दोनों जुड़े हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ता है, इधर भी मेन क्लॉज, इधर भी मेन क्लॉज, दोनों को जोड़ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगेंस्ट इट क्या काम कर रहा है, तो अगेंस्ट इट क्या है? ये प्रीपोजिशन फ्रेज है भाई। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो नाउन इक्विवेलेंट काम करता है, नहीं तो एडजेक्टिव इक्विवेलेंट काम करता है। अगर पीछे चल के हम लोग देखें तो देखिए आप, कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो कोई नाउन इक्विवेलेंट काम करता है और नहीं तो कोई एडजेक्टिव इक्विवेलेंट काम करता है। नाउन का समतुल्य या एडजेक्टिव का समतुल्य। तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है अगेंस्ट इट, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। यहाँ से यहाँ तक ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, और ये प्रीपोजिशन फ्रेज किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आया है तो एडजेक्टिव का ही काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा, है ना। अब बताइए क्या है ये? पहचान लिया आप? कैसा सेंटेंस है ये? मल्टीपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा क्लॉज आए हैं। इसमें मेन क्लॉज है प्लस मेन क्लॉज है, इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है ना। जितिन हैज आंसर्ड करेक्टली। जितिन छिटोडिया ने आंसर किया है कि दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, है ना। वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन। ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, कठिन। वेरी बहुत, कठिन के बारे में, डिफिकल्ट के बारे में बता रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन। एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब का काम होता है चर्चा करना, तो जो मिल के बना रहे हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज बना रहे हैं, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लॉज का काम होता है किसी नाउन प्रोनाउन की चर्चा करना। तो हम लिख सकते हैं अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत मुश्किल काम। तो ये क्या होता? ये हो गया नाउन, और ये क्या है? ये है डिटर्मिनर। तो एडजेक्टिव का काम है नाउन के बारे में चर्चा करना, डिटर्मिनर का काम है नाउन को डिटर्मिन करना। और आपसे पूछा जाए कि पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है ये, तो अब इसमें मेन वर्ड नाउन है, टास्क। अब ये हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है ना। अब वेरी डिफिकल्ट टास्क, एक बहुत ही मुश्किल काम। नो बुक्स, कोई किताब नहीं। इसमें साफ साफ दिख रहा है ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। तो ये हुआ क्या? नो बुक्स, कोई किताब नहीं, ये नाउन फ्रेज हो गया, है ना।
सोनू, रीडिंग के टाइम हिंदी करने में बहुत दिक्कत होता है। देखो, रीडिंग के टाइम में समझना है। अब जिस भाषा में समझ में आया आपको, तो ज़बरदस्ती हिंदी नहीं करना है, उसका मतलब समझना है पूरा क्या है। मोर स्लोली, ज़्यादा धीरे धीरे, इसमें एडवर्ब है धीरे धीरे। मोर, ज़्यादा, ये भी एडवर्ब है। इसमें एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की चर्चा कर रहा है। मोर स्लोली, ज़्यादा धीरे धीरे। ये बना क्या? ये बना एडवर्ब फ्रेज। मोर स्लोली, ज़्यादा धीरे धीरे, ये एडवर्ब फ्रेज बना। एक्सट्रीमली हेवी एंड हार्ड। हमने क्या लिखा? एक्सट्रीमली हेवी, अत्यंत भारी, एक तरफ हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। एंड हार्ड मतलब हो गया या दूसरे तरीके से इसको देखें, हेवी एडजेक्टिव है, हार्ड ये भी एडजेक्टिव है, दोनों का स्टेटस सेम है, तभी तो इनको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। एक्सट्रीमली क्या है? ये है एडवर्ब। तो जो हेवी एंड हार्ड, ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ये किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताएगा कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का, कोई वस्तु किस प्रकार का। तो कोई वस्तु हेवी एंड हार्ड, भारी और ठोस, कठोर। अब इस एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में ये एडवर्ब चर्चा कर रहा है कि हेवी एंड हार्ड, भारी और ठोस। किस ढंग से भारी और ठोस? एक्सट्रीमली, अत्यंत भारी और ठोस। एक्सट्रीमली हेवी एंड हार्ड। ओके, many people agree with this view. देखिए, many people ये नाउन फ्रेज, काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। अग्री, बहुत सारे लोग अग्री करते हैं, ये वर्ब कंपोनेंट है। अग्री करते हैं, किस ढंग से अग्री करते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब है, एडवर्ब भी लाया। विद दिस व्यू, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, ये काम एडवर्ब का कर रहा है, ये एडवर्बियल है। बहुत सारे लोग, मेनी पीपल अग्री, सहमत हैं, मानते हैं, विद दिस व्यू, इस व्यू से, इस विचार से सहमत हैं, ऐसा वो मानते हैं। ये सेंटेंस जो है एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज आया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मेन क्लॉज आया है ना, और ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके,
माया न्यू नथिंग, माया न्यू नथिंग अबाउट दिस। माया नाउन है, काम सब्जेक्ट का कर रहा है, नाउन वर्ड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। न्यू, माया जानती थी, ये वर्ब है, क्या जानती थी। नथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ नहीं, ये पूरा नाउन फ्रेज है, ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन फ्रेज कैसे है? नथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ नहीं, इसमें ये है नाउन, ये है नाउन, और ये जो अबाउट दिस लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव का काम करने वाला है, प्रीपोजिशन फ्रेज। तो पूरा ये नाउन फ्रेज हो गया, नथिंग अबाउट दिस, इसके बारे में कुछ नहीं, ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि माया जानती थी क्या, नथिंग अबाउट दिस, इसके बारे में कुछ नहीं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिर्फ मेन क्लॉज आया, और ये अगेन एक सिंपल सेंटेंस है ना। A hard surface, ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है, एक सख्त सतह। इस नाउन फ्रेज का जो हेड वर्ड है वो है सरफेस, जो कि नाउन है। हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है, सख्त, जिसके बारे में बता रहा है। और ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम होता है डिटर्मिन करना। तो हार्ड सरफेस, एक सख्त सतह। ही हिट, उसने हिट किया क्या? द बॉल, बॉल को, जोर से, हार्ड। ही हिट द बॉल हार्ड। ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। He hit the ball hard, उसने बॉल को जोर से मारा। सब्जेक्ट, वर्ब, द बॉल, ऑब्जेक्ट। उसने मारा बॉल को, किस ढंग से मारा? जोर से मारा, ये एडवर्बियल। He hit the ball hard। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हार्ड एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ हार्ड जोर से, यहाँ एडवर्ब है। दोनों में फर्क है। तो एक जगह हार्ड का मतलब होता है सख्त, जहाँ वो नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है, एडजेक्टिव है। एक जगह हार्ड का मतलब होता है जोर से, जो वर्ब के बारे में बता रहा है कि उसने हिट किया, किस ढंग से हिट किया? जोर से हिट किया। वर्ब के बारे में चर्चा कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है ना।
सर हार्डली भी एडवर्ब होता है, यस हार्डली भी एडवर्ब होता है। He hardly misses his class। हार्डली का मतलब होता है कभी नहीं। ये अगेन एक सिंपल सेंटेंस है। He hardly misses his class। वो ना के बराबर अपनी क्लास मिस करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हार्डली का मतलब ना के बराबर, ये एडवर्बियल का काम कर रहा है। सो ही हार्डली मिसेस हिज क्लास। वो अपनी क्लास मिस करते हैं। क्या? अपनी क्लास, ये ऑब्जेक्ट है। सो ये ना के बराबर मिस करते हैं अपनी क्लास, यानी वो अपनी क्लास मिस नहीं करते हैं। इसमें मेन क्लॉज है बस एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेन क्लॉज आया है। ही हार्डली मिसेस हिज क्लास। ठीक है। My brother took what you gifted me। देखिए मेरा भाई सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ले लिया, यह है वर्ब। अब क्या ले लिया? What you gifted me, जो आपने गिफ्ट किया मुझे वो ले लिया, यह है ऑब्जेक्ट। ये एक नाउन क्लॉज है, ये एक नाउन क्लॉज है। यू जो है ना इसमें सब्जेक्ट है, यू गिफ्टेड वर्ब में मुझे ऑब्जेक्ट, जो ये भी ऑब्जेक्ट, साथ में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नाउन का काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज कह रहे हैं। कैसे पता चला नाउन का क्लॉज नाउन का काम कर रहा है? ले लिया, क्या क्या का जवाब दे रहा है ना, क्या का जवाब कोई नाउन ही देता है। और वैसे भी ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन क्लॉज अगर होगा तो नाउन क्लॉज ही काम कर सकता है ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मेन क्लॉज और वहाँ से वहाँ तक एक सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज के रूप में। तो ये बना क्या, हुआ क्या फिर ये? तो ये हुआ मल्टीपल सेंटेंस। मल्टीपल में कौन सा? तो मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, खूब आराम आराम से सीखना है। वी हैव टू लर्न एवरीथिंग वेरी वेरी इजीली, कंफर्टेबली, है ना, एट अ कंफर्टेबल पेस। कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। नथिंग कैन बीट दिस। नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, कैन बीट मतलब हरा सकता है, दिस मतलब इसको। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और बीट कर सकता है क्या इसको? ये ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। ये है क्या? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज आया है, यहाँ से यहाँ तक एक मेन क्लॉज। जब एक ही क्लॉज आया और वो किसी सेंटेंस में, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। और एक ही क्लॉज होगा तो मेन क्लॉज ही होगा, क्योंकि मेन क्लॉज आना ज़रूरी होता है हर सेंटेंस के अंदर, है ना।
अब देखिए इस सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड आया है नथिंग, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ जो वर्ब कंपोनेंट है उसके 120 फॉर्म होते हैं, 120 फॉर्म्स, और 120 फॉर्म्स में से ये भी एक फॉर्म है कैन बीट, हेल्पिंग वर्ब है कैन, मेन वर्ब है बीट, हरा सकता है, को हरा सकता है, किसको हरा सकता है, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट आया दिस, ऑब्जेक्ट के रूप में जो दिस है ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। नॉट एवरी डे, हर दिन नहीं, है ना। ये दोनों हो सकता है, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है और ये एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। नॉट एवरी डे, नाउन फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज दोनों हो सकता है। कैसे? नॉट एवरी डे, हर दिन नहीं, इज नॉट एवरी डे इज संडे, हर दिन नहीं होता है संडे। देखिए यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये है नाउन फ्रेज। नॉट एवरी डे, हर दिन नहीं, इज संडे, संडे होता है। He will not come, वो नहीं आएगा, एवरी डे, प्रतिदिन। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों मिला के बनाए वर्ब कंपोनेंट। ये देखिए एडवर्ब है, एडवर्बियल, एवरी डे प्रतिदिन, ये भी है एडवर्बियल। ये है आपका सब्जेक्ट। देखिए नॉट एवरी डे जो है ना, ये एडवर्बियल जैसा काम कर रहा है। एवरी और डे अलग अलग लिखना होता है, तो अर्थ जो है ना बदल गया। यहाँ पे वर्ब के बारे में बताने लगा कि ही विल कम, वो आएगा, नॉट एवरी डे, प्रतिदिन नहीं। वर्ब के बारे में बताने लगा इसलिए एडवर्ब का काम करने लगा, एडवर्बियल हो गया। वहाँ ऊपर सब्जेक्ट का काम कर रहा था, क्या का जवाब दे रहा था, क्या है, संडे, नॉट एवरी डे, हर दिन नहीं, इज संडे, होता है संडे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। He came in, वह अंदर आ गया, ये सब्जेक्ट है, वो वर्ब है, वो आ गया, कहाँ आ गया, अंदर आ गया, ये एडवर्बियल है। और यहाँ से यहाँ तक ये मेन क्लॉज है। He came in, वो अंदर आ गया। ये एक सिंपल सेंटेंस है। He came in, वो अंदर आ गया। इसमें इन क्या है? इन एक एडवर्ब है, इन मतलब अंदर, ये एडवर्ब है ना। लेकिन जब आप बोलते हैं इन माई रूम, मेरे कमरे में, तो यहाँ इन प्रेपोजिशन है, ये है नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन फ्रेज या नाउन इक्विवेलेंट कोई भी आ सकता है। यह है नाउन और यह है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। कभी भी आप देखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है,
नाउन फ्रेज भी तो नाउन ही होता है। तो देखिए नाउन नाउन होता है, प्रोनाउन भी नाउन के बराबर होता है, नाउन फ्रेज तो नाउन होता ही है, नाउन क्लॉज भी नाउन ही होता है। आगे आप पढ़ेंगे एक जीरन नाम की चीज़ होती है, वो भी नाउन होता है। ये काम करते हैं प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे आपने कहा विथ रवि, रवि के साथ या रवि से, विथ हिम उससे, विथ माई फ्रेंड मेरे फ्रेंड के साथ या मेरे फ्रेंड से, विथ व्हाट ही सेड जो उसने कहा उस बात से, विथ माई स्पीकिंग इन इंग्लिश मेरे इंग्लिश में बोलने से। आगे आपको पता चलेगा ये जीरंड होता है। तो देखिए प्रेपोजिशन तो एक है, और उसके बाद देखिए क्या क्या आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जीरंड। तो प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है। नाउन इक्विवेलेंट मतलब जो नाउन का समतुल्य हो, नाउन के बराबर हो, नाउन जैसा हो। प्रोनाउन तो नाउन जैसा होता ही है, नाउन फ्रेज भी, नाउन क्लॉज भी, जीरंड भी, ठीक है। हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, और हार्ड मतलब होता है जोर से। तो जहाँ ना के बराबर यूज़ करना हो हार्डली यूज़ करेंगे, जहाँ जोर से का यूज़ करना हो हार्ड यूज़ करेंगे। ये सवाल पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में सोनू कि हार्डली का यूज़ कहाँ करेंगे। तो हार्डली मतलब होता है ना के बराबर, जहाँ ना के बराबर वाला सेंस हो हार्डली यूज़ करेंगे। हार्ड मतलब होता है जोर से, जहाँ जोर से का सेंस हो वहाँ हार्ड यूज़ करेंगे, है ना। तो अभी ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज है। या तो ये एडजेक्टिव का काम कर सकता है, नहीं तो ये एडवर्ब का काम कर सकता है। इस सेंटेंस में इस्तेमाल पर भी पता चलेगा कि, है ना। जैसे अगर आप लिखेंगे कि द क्लोथ्स इन माई रूम, तो ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लोथ्स मतलब कपड़े, नाउन, इसके बारे में बताने का काम कर रहा है। कपड़े किस प्रकार के, तो जो मेरे कमरे में है, इन माई रूम। और ये क्या है, डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर का काम होता है डिटर्मिन करना। ही इज लाइंग, वह लेटा हुआ है। कहाँ लेटा हुआ है, इन माई रूम, मेरे कमरे में। अब यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है प्रीपोजिशन फ्रेज। कैसे पता चला एडवर्ब का काम कर रहा है, तो वर्ब के बारे में बता रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो है मेन क्लॉज है। सिंपल सेंटेंस है। He's lying in my room, वो मेरे कमरे में लेटा हुआ है। तो इन माई रूम जो है प्रीपोजिशन फ्रेज है, वहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। She was poor, so she became a peon. वह सब्जेक्ट है, थी वर्ब है, पुअर गरीब कॉम्प्लीमेंट है। तो शी वॉज पुअर, सो इसलिए शी हो गया सब्जेक्ट, बिकेम बन गई, ये हो गया वर्ब,
अपियन एक चपरासी। बिकम मतलब बनना, लिंकिंग वर्ब होता है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ये भी है। एक्चुअली सो जो होता है ना, याद करिए, फैन बॉयज जो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताए थे उसमें फैन बॉयज। फॉर मतलब क्योंकि, एंड मतलब और, नॉर मतलब ना ही, वो बट मतलब लेकिन, और मतलब या, येट मतलब तो भी, सो मतलब इसलिए। तो ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, समझ रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं एक मेन क्लॉज है, और ये भी जो है एक मेन क्लॉज है। और ये जो पूरा मिलके बना रहा है, ये पूरा एक मल्टीपल सेंटेंस है। और मल्टीपल सेंटेंस में भी कौन सा, तो मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस है। दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है जी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेम डिग्री के क्लॉज को बनाएंगे। सेम डिग्री नहीं, सेम स्टेटस, सेम ओहदा, सेम आइडेंटिटी, सेम पहचान के दो यूनिट्स को जोड़ने का काम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है। A beautiful place, एक सुंदर जगह। Very beautiful, a very beautiful place, very beautifully, बहुत सुंदरता से। सारे के सारे फ्रेज हैं। कौन किस तरह का फ्रेज है? देखिए, प्लेस जो है ये है नाउन, ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में चर्चा करना। और ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम होता है नाउन को डिटर्मिन करना। एक सुंदर जगह, तो मेन वर्ड इसमें क्या है? जगह। तो ये क्या बना? ये एक नाउन फ्रेज बना। अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। इसमें ये क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करो। बहुत सुंदर, किस प्रकार का? कोई चीज़ किस प्रकार का? बहुत सुंदर। तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज। A very beautiful place, ये क्या था? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का काम होता है किसी नाउन के बारे में चर्चा करना। और ये है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का काम होता है नाउन को डिटर्मिन करना। अब बहुत सुंदर जगह, एक बहुत सुंदर जगह, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अभी भी प्लेस की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है। तो ये हो गया नाउन फ्रेज। लिखा है वेरी ब्यूटीफुली, बहुत सुंदरता से, बहुत सुंदरता पूर्वक। तो ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब, सुंदरता पूर्वक। किस ढंग से का जवाब दे रहा है? कोई एक्शन किस ढंग से? सुंदरता पूर्वक। अच्छा, सुंदरता पूर्वक किस ढंग से? सुंदरता पूर्वक, बहुत सुंदरता पूर्वक। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में चर्चा कर रहा है। और ये है क्या फिर? ये है एडवर्ब फ्रेज। ये एडवर्ब फ्रेज है ना?
अब हम आपको समझा देते हैं, वापस लेके आते हैं कहाँ, कि इंग्लिश जो है वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। सबकी पहचान कर लिया आपने। 9 तरह के फ्रेज, 3+1 4 तरह के, क्लॉज 2 तरह के, वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection। noun phrase, adjective phrase, adjective phrase और adverb phrase प्लस preposition phrase जो काम एडजेक्टिव और एडवर्ब का करता है। क्लॉज हमने देखा, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह का काम करता है। नाउन का काम करता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब असली चीज़ ये है कि जो 2 तरह का सेंटेंस बताए थे, वो 2 तरह का सेंटेंस भी होता है और 5 तरह का भी सेंटेंस होता है। 2 तरह का सेंटेंस कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही क्लॉज होता है, और मल्टीपल सेंटेंस। तो मल्टीपल सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज होते हैं, हमने ये पढ़ा था। ये अगर मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज है तब वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, और अगर मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। पांच तरह का जो सेंटेंस होता है वो कौन कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमने जो अभी 2 तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे पढ़े, which are based on structures. So on the basis of structures there are 2 types of sentences, simple sentence and multiple sentence. Simple sentence में सिर्फ एक क्लॉज होगा, मेन क्लॉज, जबकि मल्टीपल सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज। तो एक मेन क्लॉज तो आएगा ही, उसके अलावा कोई और मेन क्लॉज आ जाए तो कंपाउंड, और अगर मेन क्लॉज के साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब ये जो 5 तरह के सेंटेंसेज है ना, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये भाव अर्थ के आधार पर, कि किसी सेंटेंस से इंग्लिश में कोई बात लिखी गई है, बोली गई है, तो उससे किस तरह का भाव या अर्थ निकल रहा है, मीनिंग, उसके आधार पर 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए इन 5 तरह के सेंटेंसेस के बारे में देखें हम। देखिए, जो
सबसे पहले तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर, आदेश का भाव होता है। आप आदेश दे रहे होते हैं या आप किसी से को एडवाइस कर रहे होते हैं, सलाह दे रहे होते हैं, या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो रिक्वेस्ट करना, सलाह देना, आदेश देना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। इसकी रचना कैसी होती है? तो जैसे आप बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ, है ना। यूज इट विद द मील, इसको अपने खाने के साथ यूज करो। हेल्प मी, सहायता करो मुझे, प्लीज, कृपया। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से एक्सरसाइज करो। रन, दौड़ो। अब इसका देखिए, हर सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और हर मेन क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए। तो इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट छुपा होता है। जब आप किसी को कहते हैं कम हियर, यहाँ आओ, तो एक्चुअली आप बोल रहे होते हैं यू कम हियर, तुम यहाँ आओ। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आओ, हियर क्या है? एडवर्बियल है। तो यही मेन क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। वैसे जब आप कहते हैं कि यूज़ इट विद योर मील, इसको अपने मील के साथ यूज़ करो, तो इसमें भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है यू, कि यू यूज़ इट, ये ऑब्जेक्ट है। कैसे? तो विद योर मील, अपने मील के साथ, ये एडवर्बियल है। यू यूज़ इट विद योर मील, इसे आप अपने मील के साथ यूज़ करो। यू जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। यू हेल्प मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू हेल्प मी प्लीज़ क्या है? ये एडवर्बियल है। देखो, इसमें हमेशा सब्जेक्ट छुपा रह रहा है। एक्सरसाइज, चाहे तो आप यू बोल भी सकते हैं। आप बोल भी सकते थे कि यू एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करो। सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्बियल है। यू रन, तुम दौड़ो, इसमें सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या भाव निकल रहा है कि तुम यहाँ आओ, आदेश दे रहे हैं। यू यूज़ इट विथ योर मील, ये इसको मील के साथ यूज़ करिए, सलाह। यू हेल्प मी प्लीज़, कृपया आप मेरी सहायता करिए, निवेदन, रिक्वेस्ट। यू एक्सरसाइज रेगुलरली, आप एक्सरसाइज करिए रेगुलरली। यू रन, आप दौड़ो या तुम दौड़ो, एक तरह से आदेश है ना। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में दो तीन बातें आपको देखने को मिल रही हैं। पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट जो होता है हमेशा यू होता है ना, जो कि हिडन होता है, हिडन सब्जेक्ट, छुपा हुआ सब्जेक्ट यू होता है। दूसरी बात, वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, ओरिजिनल फॉर्म, उसमें एस येस कुछ नहीं लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म लगता है। इसके अलावा है ना, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सलाह, एडवाइस का भाव होता है। तीन बातें है ना। तो अभी इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पहले जान रहे हैं, बाकी चार और तरह के सेंटेंसेस उनके बारे में कल जानेंगे। अभी हम आपसे एक टेलीग्राम ग्रुप बनवाएंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप बनाना है मतलब कि आज बना देंगे, कल आपको बताएंगे उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो। एक्चुअली इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यू छुपा हुआ है, यू
डू, तुम करो, और यू डाई, या तुम मरो। बेसिकली ये हो गया सब्जेक्ट, तुम करो, ये हो गया वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, मरो, डाई हो गया वर्ब। तो ये हो गया मेन क्लॉज, ये भी हो गया मेन क्लॉज। है ना। और ये सेंटेंस क्या बन गया, तो सेंटेंस बन गया मल्टीपल सेंटेंस। ऐसे तो इंपेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है भाव अर्थ के दृष्टिकोण से, और रचना के हिसाब से मल्टीपल सेंटेंस। मल्टीपल में भी मेन क्लॉज आने की वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, है ना। तो अभी हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े। आगे बाकी 4 और तरह के सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। ये हम कल पढ़ेंगे। आज टेलीग्राम ग्रुप और चैनल जो भी आपका है ग्रुप बन जाएगा, और कल मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। रीडिंग करते रहो। देखो, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी में, हालांकि अच्छी किताब नहीं है, पर एक काम तो कर ही देता है ये, कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए वर्ड्स हैं, एक संकलन, एक कंपाइलेशन एक जगह मिल जाता है। तो आपको मालूम चल जाता है कि ये 8000 वर्ड्स हैं, 10,000 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोर वोकैबुलरी है, तो उनको तैयार करना है। तो रोज़ आप 30-40 शब्द सीखिए। और जब वोकैबुलरी इन्हांसमेंट मेनली होगा ना, वो होगा जब आप रीडिंग और लिसनिंग करेंगे, और एडिटोरियल पे आधारित जो एक्सरसाइज होता है वोकैब बूस्टर, अगर वो करेंगे तो उससे बेहतरीन दुनिया का कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो वोकैबुलरी इन्हांसमेंट 4 घंटे 5 घंटे की रीडिंग, लिसनिंग और एडिटोरियल पे आधारित एक्सरसाइज जो वोकैब बूस्टर है वो करते रहना है। इसमें अपने आप आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती चली जाएगी, और पूरी इंग्लिश आपकी सही होती चली जाएगी। रीडिंग इतना कमाल का चीज़ है, रीडिंग, लिसनिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आपको हम कहेंगे कि लिखना और बोलना भी शुरू करने के लिए, बट फिलहाल अभी आप रीडिंग और लिसनिंग पे जोर दीजिए। ओके, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, और रिस्पॉन्सिबल रहिए कि जो आप एक बार सीख लिए वो दूसरों को आप सिखा सकें, इतना पक्का होना चाहिए ये। हम एडिटोरियल पढ़ लेते हैं रोज़ और वोकैब लिख लेते हैं, बट कभी कभी देखिए वोकैबुलरी उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। जो मैं PDF शेयर करता हूँ, उस PDF में अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अपने आप सारे शब्द आपको मालूम चल जाएंगे। तो आप हफ्ते में 5 दिन 6 दिन करिए, एक दिन रिवाइज कर लीजिए पुराने 5-6 पेपर्स को, मतलब वो वोकैबुलरी एक्सरसाइज को। रिवाइज करने के लिए पेंसिल से करना उचित रहेगा, कि आप वोकैबुलरी एक्सरसाइज पेंसिल से करें, ताकि जब संडे को रिवाइज करना हो तो आप मिटा दें पेंसिल वाला और फिर आप उसको फिर से करें। दैट माइट वर्क। तो वोकैबुलरी एनहांसमेंट के लिए ब्लैक बुक का वोकैबुलरी, रीडिंग, लिसनिंग, है ना, एडिटोरियल सेशन पे आधारित वोकैब बूस्टर करना है, इस कोर्स को रिवाइज करना है। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं करना है, बस सब अपने आप हो जाएगा इसमें, है ना। और धीरे पढ़ना ज़रूरी है। धीरे पढ़ने का मतलब होता है कि स्लो पढ़ना, और जो पढ़ें वो समझ में आए कि इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। बाँचना नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। तो एक ही आर्टिकल को, एक ही आइटम को अगर 3-4-5 बार पढ़ना पड़े तो पढ़िए। तो ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा देर तक पढ़ना ज़रूरी है। ज़्यादा देर पढ़ने की कोशिश करिए कि आपका टाइम ज़्यादा जाए। तो ज़्यादा देर जब आप पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे आराम से, तो अपने आप कंफर्टेबल होते जाएंगे धीरे धीरे इंग्लिश के साथ, है ना।
और ये बहुत ही जादुई तरीका है, मैजिकल तरीका है ये, लेकिन ये 10 दिन में नहीं समझ में आएगा ये कि प्रोग्रेस हो रहा है। इसको समझ में आने में कि प्रोग्रेस हो रहा है कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा। तो हर 1-1.5 महीने बाद आपको एक जंप लगेगा कि हाँ, पिछले 1-1.5 महीने के मुकाबले अब मैं बहुत आगे हूँ। तो ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया और छोड़ दिया। हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना है। स्टॉप रीडिंग एवरीथिंग इन हिंदी। वॉट एवर यू आर रीडिंग इन हिंदी शुड बी स्टॉप्ड। जो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं वो रोका जाना चाहिए। आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है, जैसे जीएस पढ़ना है या कुछ आईपीएल देख रहे हैं या कुछ क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं, वो सब इंग्लिश में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिसनिंग कहाँ से करें आप? यूट्यूब पर तमाम तरह की चीज़ें हैं, जो आपको मन करता हो। कार्टून चैनल है, कोई हिंदी मूवी का डब्ड मूवी, जैसे हिंदी फिल्म्स डब्ड इन इंग्लिश, तो हिंदी मूवीज़ इंग्लिश में डायलॉग्स आएंगे, वो भी देख सकते हैं। न्यूज़ आइटम देख सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं, स्पीच देख सकते हैं, स्टोरीज़ देख सकते हैं, बहुत कुछ है। क्रिकेट कमेंट्री सुन सकते हैं इंग्लिश में, जो मन करे वो कर सकते हैं आप। और यूट्यूब पर तो प्ले स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, स्लो करके सुन सकते हैं। अब वीडियो देखना नहीं है, जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो वीडियो देखना नहीं है, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो फिर ज़्यादा ध्यान आपका वीडियो में चला जाएगा। इसलिए सिर्फ सुनने पर ध्यान देना है। स्मरण से श्रवण से स्मरण होता है, लिसनिंग लीड्स टू मेमोरी। तो जब भी फ़ोन चला रहे हो तो पलट दीजिए और सिर्फ लिसनिंग पर फोकस करिए, सिर्फ उसके साउंड पे फोकस करिए। सो दैट्स मोर इफेक्टिव। ओके, चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।